भारतीय कपड़े का पतन। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। पहला जो सबसे बड़ा असर पड़ा कि अब जो कपड़े की डिमांड यूरोप के बाज़ारों में हुआ करती थी, अब वो डिमांड ख़त्म हो चुकी थी। अब यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से उसको मुकाबला करना पड़ रहा था। भारत से इंग्लैंड के कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था। अब उस पर ब्रिटिश सरकार टैक्स लगा रही थी सीमा शुल्क के रूप में, और जब हम किसी चीज़ पर टैक्स लगाते हैं तो उस चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। वो चाहते थे कैसे भी भारतीय कपड़ा यूरोप के बाज़ारों में आने से रुक जाए। लगातार षड्यंत्र व्यापारी और ब्रिटिश सरकार कर रही थी। नए नए अधिनियम बना रही थी, कैल्को अधिनियम, जिसके माध्यम से भी इन भारतीय कपड़ों को रोकने का प्रयास किया गया। इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने उस 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया था। अब स्थितियां काफ़ी खराब हो गई थी। अब भारतीय बुनकर थे, उनके पास काम नहीं आ रहा था, कोई डिमांड नहीं आ रही थी। उन्हें जहाँ पहले काम मिला करता था, अब उनके पास काम नहीं था। अब वो बेरोजगार होने लग गए थे, उनका रोजगार छिनने लग गया। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने से इनकार कर दिया। अब कोई माल नहीं खरीद रहा था। जब पहले भारतीय कपड़े की डिमांड थी तो एजेंट पहले माल खरीदते थे, उसके बाद जो भी माल बनेगा उसके लिए पेशगी उन बुनकरों को दे दिया करते थे, जिससे उन बुनकरों को माल लाने में, कच्चा माल लाने में कोई परेशानी नहीं होती थी और उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती जा रही थी। लेकिन अब स्थितियां काफ़ी खराब हो रही थी। परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई। 1930 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गया था। 1880 के दशक तक स्थितियां यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उनमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। एक समय जब हम पूरा माल ब्रिटेन के बाज़ारों में बेचा करते थे और हमें मुनाफा हुआ करता था, आज स्थितियां उससे अलग हो गई थी। अब ब्रिटेन के द्वारा बनाया हुआ कपड़ा भारतीय बाज़ारों में आने लग गया। 2/3 कपड़ा जो ब्रिटेन में बना होता था, जिनको भारतीय पहनते थे। इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों को की भी हालत खराब हो गई थी। लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काटती थीं, अपनी आजीविका चलाती थीं। वह सारी महिलाएं बेरोजगार हो गईं। लेकिन भारत में हथकरघा से होने वाली बुनाई पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी। इसकी वजह यह थी कि कपड़ों की कुछ किस्में मशीनों पर नहीं बन सकती थीं। कुछ किस्में इस प्रकार की थीं
कि वो मशीनों से बनाई ही नहीं जा सकती थी, वह सिर्फ हथकरघों से बनती थी। भला जटिल और मन भावन किनारियाँ वाली साड़ी या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर कैसे बन सकते थे? इन कपड़ों को न केवल रईसों के बीच बल्कि मध्यम वर्ग में भी काफ़ी मांग थी, और ना ही ब्रिटेन के कपड़ा मिलों में यह बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। आपने पश्चिम भारत में स्थित शोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित मदुरा का जिक्र जरूर सुना होगा। ये शहर 19वीं सदी के आखिर में बुनकरों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए थे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने लोगों से आह्वान किया था कि अब कोई बाहर से जो कपड़े बनकर आते हैं उनको कोई नहीं पहनेगा, उन कपड़ों का सारे लोग बहिष्कार करें और हाथ से बने हुए सूत से बने कपड़े पहने। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनने लग गई थी। ये महात्मा गांधी की देन थी। चरखा भारत की पहचान बन गया। 1331 में इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे के झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई। आजीविका के साधन गवा चुके बुनकरों और सूत काटने वालों का क्या हुआ? उनमें से कुछ सारे तो खेतियार मजदूर बन गए, कुछ काम की तलाश में शहर चले गए, कुछ अफ्रीका और अमेरिका के बागानों में काम करने चले गए। इनमें से जो कुछ बचे वो बम्बई, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर, कानपुर में खुल गए कपड़ा कारखानों में नौकरी करने चले गए। तो इस प्रकार मैंने आपको भारतीय कपड़े का पतन कैसे हुआ आज उसके बारे में बताया।